आज के वीडियो में क्लास 9 के आईटी का फर्स्ट टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपका टोटल 6 यूनिट है। पार्ट ए का 3 यूनिट और पार्ट बी का 3 यूनिट। तो पार्ट ए में आपका यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल फर्स्ट और बेसिक आईसीटी स्किल फर्स्ट। फिर पार्ट बी में आते हैं तो आपका पार्ट बी यूनिट 1 to 3 है। इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्री हो जाएगा। यूनिट 2 में आपका हो जाएगा डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल और यूनिट 3 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आपका टोटल 6 यूनिट है। इस 6 यूनिट से आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका जो स्कोरिंग होगा वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या फर्स्ट एग्ज़ाम में अच्छा अंक आ सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको चैप्टर का बेसिक आइडिया हो जाएगा या चैप्टर का कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ जाएगा। सो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग और पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ और थॉट फ्रॉम वन पर्सन टू अदर इन अ मीनिंगफुल वे। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अपने इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को, थॉट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर करते हैं या अपने फीलिंग को दूसरे के सामने शेयर करते हैं। यह आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। क्वेश्चन 2, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है? द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल फॉर्म, नॉन वर्बल फॉर्म, रिटन फॉर्म एंड विजुअल फॉर्म। ये आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ ओरल कम्युनिकेशन wherein the message is conveyed through spoken words. The sender may communicate in the form of speeches, discussions, presentations and conversation. तो वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा ओरल कम्युनिकेशन है जिसके द्वारा हम अपने मैसेज को दूसरों के सामने बोलकर कन्वे करते हैं। चाहे वो स्पीच के फॉर्म में हो सकता है, डिस्कशन के फॉर्म में हो सकता है या कोई प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, यानी इसमें यह ध्यान रखना है कि वर्बल कम्युनिकेशन इट मीन्स यू हैव टू कन्वे द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड आइदर स्पोकन और रिटन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसके द्वारा किसी भी मैसेज को भेजना या रिसीव करना आपको कोई भी वर्ड का यूज नहीं करना है। ओके, चाहे आप वर्ड लिखते हैं या बोलते हैं, अगर आप बोल रहे हैं, लिख रहे हैं तो ये आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा। ओके, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें आपका किसी तरह का बिना बोले हुए, बिना लिखे हुए आप किसी कम्युनिकेशन को दूसरे के सामने कन्वे करते हैं। इसका एग्जांपल में आपका हो जाएगा बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट। ये सब देखिए, तीनों एग्जांपल में क्या है कि आपका कहीं भी बोलने का यूज नहीं हो रहा है, कहीं लिखने का यूज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? Visual communication is a type of communication in which the message are conveyed through picture, signboard, logo, etc. through any visual medium. एग्जाम्पल आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मॉडल्स, पिक्चर एक्सेट्रा। यानी विजुअल कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें किसी भी मैसेज को हम लोग पिक्चर के फॉर्म में, साइन बोर्ड के फॉर्म में या लोगो के फॉर्म में दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे ऑब्जेक्ट हो सकता है, मॉडल हो सकता है, मैप हो सकता है, पिक्चर हो सकता है। ये सारे आपको विजुअल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्वेश्चन 6, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन। आंसर में आपका हो जाएगा, रिटन कम्युनिकेशन इज अ मोर फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशन
एग्जाम्पल स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। देखिए, रिटन कम्युनिकेशन एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग किसी भी कम्युनिकेशन को, यानी कोई भी हम जो मैसेज को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और रिटन फॉर्म जो होता है वो एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग किसी भी मैसेज को लिख कर दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको एक एविडेंस को क्रिएट करता है। यानी अगर कोई चीज़ लिख के आप किसी के सामने कन्वे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वो आपको एविडेंस को क्रिएट कर रहा है। इसीलिए रिटन कम्युनिकेशन को एक इफ़ेक्टिव मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, एक प्रोफेशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट क्या होगा? Self management is the ability to regulate one's emotion, thought and behaviors and taking charge of all aspects of life at physical, mental, emotional, social, spiritual and professional level। यानी सेल्फ मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके द्वारा आप अपने इमोशंस को, थॉट को, बिहेवियर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। यानी जैसा आप चाहे वैसा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजर मतलब क्या हो गया, खुद को मैनेज करना, ओके। चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो या सोशल लेवल पे हो। यानी जब आप अपने आप को रेगुलेट करेंगे आप अपने अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट। क्वेश्चन 8, डिफाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या होता है? देखिए, strength is the quality which one is good at and weakness is the area hold us back and don't let us perform as our true potential। देखिए, स्ट्रेंथ क्या हो गया? स्ट्रेंथ यानी आपके अंदर के क्वालिटी, और वीकनेस क्या हो गया? एक ऐसा डर जो आपको कोई काम करने से रोकता है, ओके। तो स्ट्रेंथ इज अ क्वालिटी विच वन इज गुड एट, यानी स्ट्रेंथ वह क्वालिटी होता है जिसमें आप सबसे अच्छे होते हैं, और वीकनेस वो होता है जो आपको किसी काम को करने से रोकता है। यानी कि आपको अंदर निगेटिव भावना आएगा वीकनेस के वजह से कि हम किसी काम को करेंगे वो काम खराब हो जाएगा। डैट इज योर कॉल्ड वीकनेस। नाउ क्वेश्चन 9, डिफाइन एबिलिटी एंड इंटरेस्ट। एबिलिटी एंड इंटरेस्ट क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा, एबिलिटी आर द नेचुरल स्ट्रेंथ डैट कम इजीली टू यू विदाउट मेकिंग ए स्पेशल एफर्ट। देखिए, एबिलिटी एक ऐसा नेचुरल स्ट्रेंथ होता है जो आपके अंदर होगा, ठीक है। ये एक नेचुरल स्ट्रेंथ होता है जो आपके अंदर होगा और बिना कोई स्पेशल एफर्ट को आप उस काम को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई काम दिया जाता है करने के लिए और बिना किसी के सहायता से आप काम को कर लेते हैं, डैट इज योर एबिलिटी। ये आपकी एबिलिटी कहलाती है, उसमें आपको किसी की मदद का ज़रूरत नहीं होता है। इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट आर द एक्टिविटी डैट यू एंजॉय डूइंग दिस गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। यानी इंटरेस्ट एक ऐसा एक्टिविटी होता है जो आपको किसी काम करने में इंजॉयमेंट प्रोवाइड करेगा। यानी जब आप किसी काम को करने के बाद अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे, अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करेंगे, दैट इज योर इंटरेस्ट। ये आपकी इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन 10, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ इस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेल्फ इस्टीम क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू लाइक एंड रिस्पेक्ट आवर सेल्फ एंड हैव अ बिलीफ इन आवर एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। सेल्फ इस्टीम इज हाउ मच पॉजिटिव रिगार्ड्स एंड सेल्फ लव वी हैव फॉर आवर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा रिस्पेक्ट हो गया अपने अकॉर्डिंग जो आप किसी भी काम को करने में आप कितने पॉजिटिव हैं, ओके। जब भी आप किसी काम को करते हैं और उस काम को करने में आप कितने पॉजिटिव है, कितने आप अंदर से मजबूत है, डैट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओके। और सेल्फ इस्टीम क्या होता है? तो जब आप किसी काम को कर रहे हैं उस काम को करने में आप कितने पॉजिटिव हो, डैट इज योर
सेल्फ स्टीम, यानी आप काम कर रहे हैं, उस काम करने में आप 90% 100% पॉजिटिव है और जिससे आपको अपने अंदर सेटिस्फैक्शन महसूस होगा, ये आपका सेल्फ स्टीम कहलाएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या कहलाएगा? जब आप किसी काम को करते हैं और उस काम को करने में आपकी एबिलिटी, आपकी स्ट्रेंथ आपका साथ दे रहा है कि नहीं हम इस काम को कर लेंगे, डेट इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 11, वाई इज पॉजिटिव थिंकिंग सो इम्पॉर्टेंट? पॉजिटिव थिंकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? आंसर में आपका हो जाएगा, इट गिव्स अ पॉजिटिव अप्रोच दैट लुक्स टुवर्ड्स लाइफ चैलेंज विथ अ पॉजिटिव आउटलुक और फाइंड्स पॉजिटिविटी इन एवरी हैपनिंग अराउंड इवन इट अपीयर्स एज नॉट सो पॉजिटिव। देखिए, पॉजिटिव थिंकिंग जो है लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग जो है हमें हर तरह के चैलेंज से लड़ने में मदद करता है। अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो एक पॉजिटिव थिंकिंग जो है हर सिचुएशन में आपको पॉजिटिव बनाने का काम करता है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई डिप्रेशन में है, तो आप उस डिप्रेशन में अपने लिए पॉजिटिव चीज़ को ढूंढें, ठीक है। दैट इज़ योर पॉजिटिव थिंकिंग। यानी पॉजिटिव रहने का मतलब क्या हो गया कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे अच्छा सिचुएशन हो, ख़राब सिचुएशन हो, हर सिचुएशन में आप अपने आप को मोटिवेट करते रहें, अपने आप को पॉजिटिव करते रहें, हर सिचुएशन में पॉजिटिव चीज़ को ढूंढते रहें। दैट इज़ योर पॉजिटिव थिंकिंग। इसीलिए लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपको हर लाइफ में जितने भी आपको अपॉर्चुनिटी आते हैं, जितने भी आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, उस प्रॉब्लम्स को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करने में मदद करता है। अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग सही है तो आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12, व्हाट इज़ सेल्फ ग्रूमिंग? सेल्फ ग्रूमिंग क्या होता है? वर्किंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर सेल्फ इमेज अलॉन्ग विथ हाउ वी कंडक्ट आवर सेल्फ विथ अदर एंड इन रिस्पॉन्स टू चैलेंज एंड इच सिचुएशन इज कॉल्ड सेल्फ ग्रूमिंग। तो सेल्फ ग्रूमिंग जो होता है, अगर आप किसी काम को करते हैं, ठीक है, आपका कुछ इमेज होता है, तो जब आप अपने इमेज को सुधारने के लिए किसी काम को बहुत मन से, लगन से करते हैं, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, तो ये आपका सेल्फ ग्रूमिंग कहलाएगा। क्वेश्चन 13, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी मीन्स ओइंग अप एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू डू एंड आर एबल टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी रीजन फॉर इट। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये हो गया कि आप किसी काम के लिए कितना रिस्पॉन्सिबल है। यानी अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और उस काम के प्रति आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, डैट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। और उस काम को करने के बाद आप अपने आप में संतुष्ट महसूस करते हैं, क्योंकि आप उस काम को बहुत ही मेहनत से करते हैं, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही लेके करते हैं, तो इसलिए वो काम आपका ज़्यादा अच्छा होगा। That is a definition of accountability. Question 14, what is dependability? आंसर हो जाएगा, dependability refers to the quality of being relied upon or able to counted in. देखिए, dependability मतलब क्या होता है? डिपेंड मतलब हो गया दूसरे पे आश्रित होना। यानी डिपेंडेबिलिटी जो होता है एक ऐसा क्वालिटी होता है जो आपको जब कोई काम को कहा जाता है तब उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। यानी आपको कोई काम कहा जाए कि ये काम करना है तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आपको कोई वर्क दिया जाएगा समय पे ख़त्म करने के लिए तो आप समय पे ख़त्म करके बैठे रहेंगे जब तक कि दूसरा इंस्ट्रक्शन ना आए। तो क्या हो गया, ये एक ऐसी क्वालिटी होता है जो दूसरे के अकॉर्डिंग काम करेगा और उस काम को आप लोग निर्देश के अकॉर्डिंग करते हैं। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा, जो भी सजेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, आप उसमें अपने दिमाग को नहीं लगाते हैं। अब क्वेश्चन 15 है, हाउ हैज़ ICT इम्पैक्ट आवर डेली लाइफ्स? ICT जो है हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, कैसे प्रभाव डालता है? आंसर में हो जाएगा, ICT हैज़ had a large impact on our lives at homes as it has affected the way we live our day-to-day lives.
ICT is every room in our house from TV to washing machine to microwave and so on. Our shopping habits have changed as now one can easily shop for items sitting at home. For entertainment and many more options are available. कहने का मतलब ये हो गया कि ICT जो है हमारे जीवन पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालता है। ICT जो है हमारे दिन प्रतिदिन लाइफ पे बहुत प्रभाव डालता है। हमारे घर में जितने भी रूम होते हैं, हर रूम में कोई ना कोई फैसिलिटी होती है। टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, आपका एसी हो गया। ये सारे आपके गैजेट्स जो है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आपको ICT से रिलेटेड है और इसी से हमारा लाइफ जो है बहुत ही सूटेबल हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया, जिसको हम लोग ईजिली जो है आराम से कंफर्टेबल वे में जीते हैं। ठीक है, और ये हमारे लाइफ को आसान बनाता है। इसीलिए ICT जो है बहुत सारे तरीक़ा से हमारे लाइफ को इम्पैक्ट डालता है या प्रभाव डालता है। क्वेश्चन 16, व्हाट आर कॉमनली यूज्ड ICT टूल्स। कॉमनली ICT टूल्स क्या हो गया, तो हम लोग जो यूज करते हैं एज ए ICT टूल्स, कंप्यूटर लैपटॉप हो जाएगा, स्मार्टफोन या टैबलेट्स हो जाएगा, रेडियो टीवी हो जाएगा, इंटरनेट एंड ईमेल हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 17, व्हाट आर मोबाइल ऐप्स, गिव सम एग्जांपल्स। मोबाइल ऐप क्या होता है और उसके एग्जांपल क्या क्या है। आंसर में आपका हो जाएगा, अ मोबाइल ऐप इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर रिटेन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन keeping in mind limited resource of mobile phone such as limited battery, limited memory, small screen size, etc. तो मोबाइल ऐप एक स्पेशल टाइप्स का सॉफ्टवेयर होता है जो कुछ खास काम के लिए डेवलप किया जाता है। और हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन जो है उसका हर चीज़ आपका लिमिटेड होता है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या एप्लीकेशन हो। मोबाइल का आपका बैटरी हो गया और उसका मेमोरी हो गया, स्क्रीन साइज हो गया, ये सब आपका लिमिटेड होता है। आप फ्यूचर में चाहे इसको एक्सपेंड करवाने के लिए तो आप एक्सपेंड नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोबाइल में सब कुछ ऑलरेडी कंपनी से बन के आता है। ठीक है, जब तक उसमें एक्सपेंडेबल आपका मेमोरी सिस्टम नहीं होगा तब तक आप उसको एक्सपेंड नहीं करवा सकते हैं, इसलिए इसको लिमिटेड कहा गया है। सम एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइफ स्टाइल मोबाइल ऐप हो जाएगा, सोशल मीडिया मोबाइल ऐप, यूटिलिटी मोबाइल ऐप, गेम्स एंड इंटरटेनमेंट मोबाइल ऐप हो जाएगा, एंड लास्ट वन इज प्रोडक्टिविटी मोबाइल ऐप। ओके, नाउ क्वेश्चन 18, व्हाट इज अ कंप्यूटर, हाउ इज इट अ यूजफुल डिवाइस। कंप्यूटर क्या होता है और ये एक यूजफुल डिवाइस कैसे है। आंसर में आपका हो जाएगा, A computer is an electronic device which can perform a variety of operations according to a set of instruction called program। तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका बहुत सारा काम करेगा, और काम कैसे करता है, जब तक कि हम लोग उसको प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक काम नहीं करेगा। इसलिए हम कंप्यूटर में प्रोग्राम के थ्रू इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका कंप्यूटर जो है काम करता है। वी कैन यूज अ कंप्यूटर फॉर अ वैरायटी ऑफ टास्क सच एज टाइपिंग अ डॉक्यूमेंट, सेंडिंग ईमेल, प्लेइंग गेम्स, ब्राउजिंग द वेब, एडिटिंग और क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशंस एंड वीडियो एक्सेट्रा। तो हम लोग कंप्यूटर के मदद से बहुत सारा काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को टाइप करना, मेल को सेंड करना, गेम खेलना, वेब पे किसी भी साइट को ओपन करना, या जो भी आपका एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे या वीडियो को प्ले करना है, तो हम लोग ये सारे वर्क आपको कंप्यूटर्स के मदद से कर सकते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम का स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या क्या होता है। आंसर में आपका हो जाएगा, स्ट्रेंथ में आपका होता है स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी। ठीक है, ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस में क्या होगा, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, IQ 0 हो गया, नो ह्यूरिस्टिक्स हो गया।
ठीक है, ये आपका वीकनेस हो जाएगा। क्वेश्चन 20, व्हाट रोल डू इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट का क्या रोल होता है, यानी उसका क्या भूमिका होता है, या ये कहे कि इसका क्या यूज होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इनपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट फेज, that is it takes input from the user and forwards it for processing। यानी इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट जो होता है वो आपको कंप्यूटर में इनपुट देने के काम करता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर आपका काम करेगा। आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट फेज, इट मेक्स अवेलेबल आउटपुट टू द यूजर। यानी इसका काम क्या है, तो जो आपने इनपुट दिया उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद किसी न किसी फॉर्म में वो आउटपुट आएगा, ठीक है। तो आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा, आउटपुट को शो करेगा, जस्ट लाइक मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सारे आपको आउटपुट यूनिट हो गए या आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। क्वेश्चन 21, व्हाट रोल्स डज द मेमोरी प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनिंग में आपका मेमोरी का क्या योगदान होता है या कैसे काम करता है। आंसर आपका हो जाएगा, मेमोरी इज़ द इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस फॉर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा अ कंप्यूटर नीड टू रीच क्विकली। इट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर इमीडिएट यूज। Memory is one of the basic function of a computer because without it a computer would not be able to function properly। कहने का मतलब ये हो गया कि मेमोरी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग प्लेस होता है जहाँ पे कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शन को, डेटा को होल्ड किया जाता है, जिससे कंप्यूटर जो होगा फास्ट काम करेगा, ठीक है। और वहीं से हमें किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। ये आपका मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी जो है वो आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा कंप्यूटर जो है उसको इमीडिएट एक्शन में लाता है। ओके, मेमोरी एक ऐसा बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का जिससे कंप्यूटर का सारा काम होता है। अगर कंप्यूटर में मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर का कोई काम नहीं होगा, चाहे इनपुट डिवाइस का हो या आउटपुट डिवाइस का हो, चाहे रैम का हो या रोम का हो, कोई भी काम आपका नहीं होगा। क्वेश्चन 22, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, नेम एंड डिस्कस देम। तो दो तरीके का इंटरनल मेमोरी का नाम लिखना है और उसको दोनों को डिस्कस करना है। द टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी आर रैम एंड रोम। रैम क्या होता है, द इंटरनल मेमोरी डैट कैन बी रीड फ्रॉम एज वेल एज रिटेन इज कॉल्ड रैम। Random access memory is volatile. Its content are lost when power is turned off। तो रैम जो होता है वो इंटरनल मेमोरी होता है जिसका काम किसी भी डेटा को रीड करना, राइट करना, ठीक है। और रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि जब आपका पावर सप्लाई नहीं रहेगा तो रैम के अंदर जितने भी डेटा रहेंगे वो सारे आपको इरेज हो जाएंगे। रोम क्या होता है, रोम इन दिस मेमोरी information once stored remain fixed, it cannot be changed, so ROM can only be read and used, it cannot be changed or written onto। तो ROM को हम लोग ये आपको परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, यानी इसमें क्या होता है, कोई भी डेटा को हम लोग फिक्स कर सकते हैं और एक बार डेटा फिक्स हो जाएगा तो वो आपको चेंज नहीं होता है, ठीक है, या उसमें हम लोग कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन 23, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपको इसमें इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी को डिफ्रेंशिएट करना है या दोनों को डिफाइन करेंगे। इंटरनल मेमोरी क्या होता है, it is the built-in memory which the CPU uses to hold data and instruction. The internal memory is temporary and has limited storage capacity।
तो इंटरनल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो सीपीयू के अकॉर्डिंग काम करता है, सीपीयू में के अंदर लगा होता है और ये सारे डेटा को, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखेगा। और ये इंटरनल मेमोरी जो होता है वो आपको एक तरह का टेम्पोररी मेमोरी होता है जिसका स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड रहेगा। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होता है? इट इज़ द एक्सटर्नल स्टोरेज यूज्ड बाय कंप्यूटर टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन परमानेंटली। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम एक्सेट्रा। तो एक्सटर्नल मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करेगा, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगा, वो भी आपको परमानेंट वे में, ठीक है। जैसे आपका हो गया फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD रोम, आपका ये सब जो है एक्सटर्नल मेमोरी है, या फिर आप परमानेंटली इसमें किसी भी डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन 24, व्हाट आर peripheral device, name some। It is an external device that provides input and output for the computer। तो peripheral device एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके कंप्यूटर में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, जस्ट लाइक कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर, स्कैनर, हेडफोन हो गया। बहुत सारे ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से हम लोग कंप्यूटर में बहुत सारा टास्क को परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा भी है, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मदरबोर्ड, ये सब आपके पेरिफेरल डिवाइस हैं। क्वेश्चन 25, व्हाट आर फाइल्स, व्हाट फॉर डू यू नीड फाइल्स। फाइल्स क्या होता है और आप लोग इसका यूज क्यों करते हैं? अ फाइल इज ए प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट स्टोर ऑन अ डिस्क। वी नीड फाइल टू स्टोर डेटा सच ए टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। तो फाइल एक ऐसा प्रोग्राम हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया जो आपके डिस्क में स्टोर रहता है और उस फाइल के माध्यम से हम लोग किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो हो या फिर वीडियो हो। आपका क्वेश्चन 26 हो गया, व्हाट आर फोल्डर्स एंड व्हाट आर सब फोल्डर्स। आंसर में आपका हो जाएगा, A folder is a container that holds one or more files and folder. A folder stored inside another folder is called subfolder। तो फोल्डर जो है एक ऐसा कंटेनर कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग एक या एक से ज़्यादा फाइल या फोल्डर को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फोल्डर क्या है? फोल्डर इज ए कंटेनर दैट होल्ड्स वन और मोर फाइल एंड फोल्डर। और सब फोल्डर क्या होता है? तो जब एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर को स्टोर करेंगे तो ये आपका सब फोल्डर कहलाएगा। नाउ क्वेश्चन 27, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग फाइल एंड फोल्डर। तो अगर किसी फाइल को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं या कॉपी करने के बाद मूव करते हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? आंसर में आपका हो जाएगा, व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज कॉपीड। जब आप किसी फाइल या फोल्डर कॉपी करते हैं, देन इट इज़ डुप्लीकेटेड एट टारगेट लोकेशन, दैट इज फाइल इज अवेलेबल एट ओरिजिनल एंड टारगेट लोकेशन। देखिए, जब भी किसी फाइल को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उस फाइल का डुप्लीकेट बनता है। डुप्लीकेट कहने का मतलब ये हो गया कि जहां आपने कॉपी किया वो फाइल वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट करेंगे वो फाइल वहां भी रहेगा, यानी कि दोनों जगह आपका फाइल स्टोर रहेगा। तो ये आपका फाइल का डुप्लीकेशन होता है, यानी फाइल या फोल्डर जो भी आप कॉपी करेंगे उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। जहां आपने कॉपी किया वहां भी रहेगा और जहां पेस्ट करेंगे वहां भी चला जाएगा। नेक्स्ट, when a file or folder is moved, then it is removed from original location and placed at a target location। अगर कट करते हैं, मूव करते हैं, तो जहाँ से आपने कट किया है, ठीक है, वहाँ से फाइल वो हट जाएगा और जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे फाइल अवेलेबल हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आपका फाइल एक जगह से दूसरे जगह मूव हो जाता है, यानी जहाँ से आपने कट किया वहाँ से फाइल हट कर जहाँ पेस्ट किया है वहाँ चला जाएगा। Now question 28, what is the utility of clipboard area and memory। मेमोरी में क्लिपबोर्ड एरिया का क्या काम होता है, उसका फंक्शन क्या है? तो आंसर आपका हो जाएगा, टेम्पोररी स्टोरेज एरिया डैट स्टोर डेटा
व्हेन वी कट और कॉपी। तो एक ऐसा एरिया होता है, क्लिपबोर्ड एक ऐसा मेमोरी का एरिया हो जाएगा जहाँ पे आपको डेटा जो है टेम्पोरली स्टोर होता है। जब भी कोई डेटा को कॉपी या पेस्ट करने के लिए हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, तो आपका डेटा जो स्टोर होगा वह कहाँ स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा टेम्पोररी एरिया हो गया जहाँ पे हम लोग किसी डेटा को कॉपी करते हैं टेम्पोररी बेस्ड में। क्वेश्चन 29, व्हाट इज टर्मिनल इम्यूलेटर? आंसर हो जाएगा, इट इज़ ए प्रोग्राम डैट अलाउ द यूज ऑफ टर्मिनल इन ए ग्राफिकल विंडो। थ्रू अ टर्मिनल विंडो वी कैन यूज लाइनेक्स कमांड। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपको ग्राफिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है किसी भी कमांड को लिखने के लिए। और टर्मिनल विंडो का हम लोग जो है जनरली लाइनेक्स में यूज करते हैं। लाइनेक्स जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें आपको टर्मिनल इम्यूलेटर यूज होता है। इसका काम क्या है, किसी भी प्रोग्राम को जो कमांड बेस्ड प्रोग्राम होगा उसको हम लोग टर्मिनल इम्यूलेटर की मदद से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 30, व्हाट इज होम डायरेक्टरी इन लाइनेक्स, व्हाट इज इट्स यूज? लाइनेक्स में होम डायरेक्टरी क्या होता है और इसका यूज क्या है? आंसर आपका हो जाएगा, द होम डायरेक्टरी इज अ प्लेस वेयर बाय डिफ़ॉल्ट ऑल यूजर होम डायरेक्टरीज आर क्रिएटेड। These directories are personal working space for all the user. Other than root, there are separate folder for each user in home directory. तो होम डायरेक्टरी एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप अगर कोई फाइल को क्रिएट करते हैं तो आपका अपना पर्सनल लोकेशन क्रिएट हो जाएगा। आपका पर्सनल एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप किसी भी फाइल को सेव करेंगे, वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आपका होम डायरेक्टरी में शो करेगा। ओके, और ये आपको होम डायरेक्टरी में जितने यूजर काम करते हैं उसका अलग अलग पर्सनल फोल्डर बनता है। क्वेश्चन 31, डिफाइन सम बेसिक लाइनेक्स कमांड। कुछ आपका इसमें बेसिक लाइनेक्स कमांड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका हो गया pwd, इसका मतलब हो गया शो करेंट डायरेक्टरी, mkdir क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, rmdir डिलीट डायरेक्टरी, टच क्रिएट एमपीटी फाइल, rm डिलीट अ फाइल, cd चेंज डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी, is लिस्ट कंटेंट ऑफ अ फोल्डर, CONTEN हो यहाँ पर टी छुटा हुआ है, कंटेंट अपने फोल्डर, एंड CD स्विच टू होम डायरेक्टरी। तो ये आपका लाइनेक्स का कुछ बेसिक कमांड था जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ क्वेश्चन 32, व्हाट इज www, हाउ डज इट फंक्शन? www क्या होता है और ये एक फंक्शन कैसे करता है, यानी कैसे काम करता है? आंसर आपका हो जाएगा, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउज द मल्टीमीडिया फाइल टू बी क्रिएटेड, डिस्प्ले एंड लिंक ऑन द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक ऐसा प्रोग्राम का सेट है या एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके मदद से किसी भी तरह का मल्टीमीडिया फाइल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका मल्टीमीडिया फाइल बना होगा उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, या जो भी आपका मल्टीमीडिया फाइल है उसको इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सर्फ कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अगर www आप नहीं लिखिएगा तो आपका फाइल जो है वो सर्च नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट प्रोग्राम का सेट है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके मदद से हम लोग इंटरनेट के वेब पेज को ओपन करते हैं। क्वेश्चन 33, व्हाट इज अ सर्वर एंड व्हाट इज अ वेब सर्वर? सर्वर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है? एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर, प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट इज कॉल्ड सर्वर। तो ऐसा कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस जो आपको रिक्वेस्ट लेता है, कहाँ से? क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, जैसे क्लाइंट कंप्यूटर कोई रिक्वेस्ट भेजा तो सर्वर क्या होता है, उस रिक्वेस्ट को फॉलो करता है और आपको रिस्पांस भेजेगा। तो जब भी कोई क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा, प्रोसेस करेगा या कोई भी आपको
रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करेगा, तो उस डेटा को आपको सर्वर जो है क्या करेगा, एज ए रिस्पॉन्स आपके पास भेजेगा। तो सर्वर जो है क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करता है, क्लाइंट जो है वो आपको रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स भेजेगा। वेब सर्वर रिस्पॉन्स टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। और वेब सर्वर क्या होता है, तो वेब सर्वर जो है वो आपको वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भेजता है। क्वेश्चन 34, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ वेब पेज एंड अ होम पेज। वेब पेज और होम पेज में क्या डिफरेंस है? आंसर, अ वेब पेज, अ डॉक्यूमेंट यूजिंग HTTP and that resides on a website is known as वेब पेज। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है और ये आपको डॉक्यूमेंट जो होता है किसी न किसी वेबसाइट से रिलेटेड होगा, तो उसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। ओके, होम पेज क्या होता है? इट इज़ द टॉप लेवल वेब पेज ऑफ वेबसाइट। दिस इज़ द पेज दैट गेट डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वेबसाइट इज ओपन। तो होम पेज जो होता है वेबसाइट का टॉप लेवल वेब पेज होता है, यानी किसी वेबसाइट को ओपन करने के बाद सबसे पहला जो पेज देखा जाता है वो पहला पेज आपका होम पेज कहलाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन 35, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है? तो आंसर में आपका हो जाएगा, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेब पेज आर, सबसे पहला आपका हो गया हाइपर टेक्स्ट एंड सेकेंड इज हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो ट्रैक्स एंड हाइपर लिंक। तो हाइपर टेक्स्ट जो होता है वो आपको टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, ऑडियो, वीडियो जितना भी लिंक होगा सभी का कॉम्बिनेशन होता है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है ये सारे ग्राफिक्स का, टेक्स्ट का, इमेज का, ऑडियो, वीडियो का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, एंड हाइपर लिंक क्या होगा? इट रेफर्स अ डायनेमिक लिंक अपॉन क्लिकिंग एट विच अ न्यू वेब पेज और प्रोग्राम ओपन। तो हाइपर लिंक एक ऐसा लिंक होता है, डायनेमिक लिंक होता है, जिस पे क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज ओपन होगा या एक नया प्रोग्राम ओपन होता है, उसे हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। नाउ क्वेश्चन 36, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर? आंसर, वेब ब्राउज़र, a web browser is a program that lets us visit different sites on the net and display their offering on our own computer। वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट को ओपन करते हैं, चाहे जो आपको कोई भी नेट का या नेट के थ्रू किसी भी साइट को ओपन करना हो तो हम लोग वेब ब्राउज़र की मदद से ओपन करते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स एक्स्ट्रा। वेब सर्वर क्या होता है? अ वेब सर्वर इज अ सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट। वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो आपको क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स देता है। क्लाइंट जैसा रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, उसके अकॉर्डिंग आपका वेब सर्वर जो है रिस्पॉन्स देगा। क्वेश्चन 37, व्हाट आर द यूज एंड मिसयूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट का यूज एंड मिसयूज क्या है? यूज में आपका हो जाएगा, पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट कैन कनेक्ट एंड फॉर्म अ ग्रुप। इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन कनेक्ट एंड देयर बाय नो अबाउट न्यू कल्चर्स एंड लैंग्वेज। तो हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के मदद से किसी भी फीलिंग्स को, इंटरेस्ट को शेयर करते हैं या ग्रुप में शेयर करते हैं, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट की मदद से अपने फीलिंग को या जो भी कल्चर्स होता है, जो भी रिलीजन्स होता है, उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं या अपने कल्चर हेरिटेज को दूसरे से सीखते हैं या फिर अपने कल्चर को, हेरिटेज को दूसरे से शेयर करते हैं। मिसयूज क्या है? Data theft and virus attack can take place. Online predators claim to someone else, which can create problems, and cyber blackmailing may take place. तो इसका मिसयूज ये हो गया कि आपका डेटा थेफ्ट हो सकता है, यानी वायरस लग सकता है सोशल नेटवर्किंग थ्रू।
आपको ऊपर किसी भी तरह क्लेम होकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या फिर आपके ऊपर कोई साइबर क्राइम का ब्लैकमेलिंग कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आपका सोशल नेटवर्किंग साइट का डिमेरिट है, मिसयूज है। नाउ क्वेश्चन 38, व्हाट इज डिजिटल मीडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो आंसर, डिजिटल इंडिया is a program by Government of India to transform India into digitally empowered society and knowledge economy। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया है, जिसका मेन मोटो क्या है, इंडिया को डिजिटली कन्वर्ट करना, यानी इंडिया को डिजिटली रूप में आगे बढ़ाना। नाउ क्वेश्चन 39, व्हाट आर ब्लॉग्स, हाउ आर दे यूजफुल? ब्लॉग्स क्या होता है, ये कैसे यूजफुल है? आंसर में आपका हो जाएगा, अ ब्लॉग्स रेफर्स टू एन ऑनलाइन जर्नल वेयर एंट्रीज आर पोस्टेड। यूजफुल क्या हो गया, इंक्रीज न्यू बिजनेस, ग्रेट फॉर फीडबैक। तो ब्लॉग्स जो होता है वो ऑनलाइन जर्नल हो गया, जिसमें हम लोग अपने एंट्रीज़ को पोस्ट करते हैं, अपने कंटेंट को पोस्ट करते हैं, और इसके यूज़ से हम लोग नए नए बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके यूज़ से हम लोग किसी भी कस्टमर का रिव्यू को, फीडबैक को जान सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 40, व्हाट इज़ आईटी? आईटी क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रेफर्स टू एनीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी सच एज networking, hardware, software, the internet or the people that work with these technology। तो आईटी मतलब हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे नेटवर्किंग हो गया, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया, यानी ऐसा टेक्नोलॉजी जो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, वो आपको आईटी टेक्नोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन 41, व्हाट इज आईटी इंडस्ट्रीज, व्हाट इज आईटी इनेबल सर्विस? सो आंसर, ITES stands for Information Technology Enabled Service। This means services delivered over telecom network, phone or internet, email or chat to millions of customers of different companies across the world। यानी आईटी इनेबल सर्विस एक ऐसा सर्विस होता है जो आपको टेलीफोन द्वारा, इंटरनेट द्वारा या चैटिंग द्वारा आपको सर्विस दिया जाता है, यानी कस्टमर को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो ये आपको आईटी इनेबल सर्विस कहलाता है। ओके, ये आपको आईटी के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा हम लोग कंप्यूटर के द्वारा कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आईटी इनेबल सर्विस कहलाएगा। क्वेश्चन 42, व्हाट इज बीपीओ? बीपीओ क्या होता है? आंसर में हो गया आपका, बीपीओ रेफर्स टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सेज अ पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एन एक्सपर्ट इन हैंडलिंग दैट काइंड ऑफ बिजनेस। तो बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से या दूसरे बिजनेस को हैंडल करने के लिए, या दूसरे तरह का बिजनेस को या अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को हायर करेगा। यानी एक ऐसी कंपनी जो अपने बिजनेस को हैंडल करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी को हायर करेगा, वो आपको बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहलाता है। क्वेश्चन 43, व्हाट इज बीपीएम? आंसर हो जाएगा, द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ कोर और एक्सपर्टाइज बेस्ड टास्क वर्क प्रोसेस टू एन एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर इज कॉल्ड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो एक ऐसा प्रैक्टिस होता है या एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी स्पेशल टास्क में आपको एक्सपर्ट होगा, जिसका काम क्या होगा, तो आपको बिजनेस को प्रोवाइड करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए एक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करेगा। उस तरह के सर्विस को हम बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। यानी इसमें आपको एक्सपर्ट लोग को प्रोवाइड किया जाएगा और वो एक्सपर्ट लोग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे।
क्वेश्चन 44 व्हाट इज कॉल सेंटर। आंसर में आपका हो जाएगा अ कॉल सेंटर इज ए सर्विस सेंटर विथ गुड टेलीकॉम फैसिलिटी, ट्रेंड कंसल्टेंट्स, access to the internet and online information and set up to provide information and support to a customer। कहने का मतलब ये हो गया कि कॉल सेंटर एक ऐसा सर्विस सेंटर होता है जिसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, यानी उसको फ़ोन पे बात करने का तरीका अच्छा होगा, ट्रेंड कंसल्टेंट होगा और वहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है, बहुत तगड़ा होता है, जिसके मदद से वो कस्टमर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। व्हाट इज डिजिटल लॉकर। क्वेश्चन 45 आपका आंसर हो जाएगा अ डिजिटल लॉकर इज ए क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस दैट अलाउ यूजर टू सिक्योरली स्टोर एंड मैनेज देयर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल एसेट्स such as certificate, government issued document, educational records, medical records and more। तो डिजिटल लॉकर एक ऐसा क्लाउड बेस्ड ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है जहाँ पे हम अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट को, ठीक है, चाहे सर्टिफिकेट हो, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड हो गया या गैस का कनेक्शन हो गया, ये सारे हम डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। ये आपको फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में क्लाउड पे स्टोर करते हैं। नाउ क्वेश्चन 46 व्हाट इज चैटबॉट्स। चैटबॉट्स क्या होता है। आंसर आपका हो जाएगा अ चैटबॉट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर दैट कैन सिमुलेट अ कन्वर्सेशन और अ चैट with a user in natural language through messaging application, website, mobile app और through the telephone। कहने का मतलब ये हो गया कि चैटबॉट एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी क्यूरी को लिखते हैं यानी कोई प्रॉब्लम्स को लिखेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज जो आपका रिस्पांस आता है, आंसर आता है, वो चैटबॉट्स के द्वारा आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ प्रोग्राम किया रहेगा, आप जैसा क्वेश्चन पूछिएगा उसके अकॉर्डिंग तुरंत रिस्पांस आता है। तो ये रिस्पांस किसके अकॉर्डिंग आता है, तो एआई बेस्ड आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कन्वर्सेशन को परफॉर्म करता है और जैसा आप क्वेश्चन पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जवाब आएगा। और ये सब एप्लीकेशन हम लोग वेबसाइट के द्वारा, मोबाइल ऐप के द्वारा या टेलीफोन के द्वारा हम लोग परफॉर्म करते हैं। नाउ क्वेश्चन 47 व्हाट इज टच टाइपिंग। टच टाइपिंग क्या होता है। आंसर आपका हो जाएगा टच टाइपिंग इज ए टेक्निक ऑफ प्लेसिंग हैंड्स ऑन अ कीबोर्ड सच दैट ईच फिंगर हैज इट्स ओन एरिया ऑन द कीबोर्ड एंड यू टाइप्ड विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड। तो टच टाइपिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिसमें हम लोग अपने हाथ को कीबोर्ड पे डालते हैं और फिंगर को आपका जो बटन होगा उस पर डालेंगे, ठीक है, और बिना देखे हुए हम लोग बिना कीबोर्ड को देखे हुए जब टाइप करते हैं, ठीक है, तो ये आपका टच टाइपिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें क्या होता है, बिना कीबोर्ड को देखे हुए हम लोग स्क्रीन को देख के टाइप करते हैं, तो ये आपको मेथड टच टाइपिंग कहलाता है। नाउ क्वेश्चन 48 व्हाट इज टॉगल की। टॉगल की क्या होता है। आंसर आपका हो जाएगा द की विच कैन बी टर्न ऑन और ऑफ कॉल्ड टॉगल की। ऐसा की जिसको हम लोग टर्न ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, उसे हम लोग टॉगल की कहते हैं, जैसे कैप्स लॉक की हो गया, नम लॉक की हो गया, एक्सेट्रा। नाउ क्वेश्चन 49 व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। आंसर अ वर्ड प्रोसेसर इज a software which provides a general set of tools for entering, editing and formatting text that permit operation to be performed for more rapidly and more efficiently. Example WordStar, MS Word, OpenOffice.org Writer etc. तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसके मदद से हम लोग डेटा को इंटर करते हैं, एडिटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। उससे हमारा जो भी टास्क होता है बहुत ही जल्दी परफॉर्म हो जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा।
जैसे एग्जांपल में आपका हो गया वर्ड स्टार हो जाएगा, MS वर्ड हो जाएगा, ओपन ऑफिस राइटर हो जाएगा। ये सब आपके वर्ड प्रोसेसर के एग्जांपल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन 50, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ अ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइप राइटर। तो टाइप राइटर के अकॉर्डिंग, अगर टाइप राइटर है और वर्ड प्रोसेसर है तो दोनों में आपको वर्ड प्रोसेसर का क्या एडवांटेज होगा। द एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइप राइटर आर फास्ट एडिटिंग, परमानेंट स्टोरेज, फॉर्मेटिंग, ग्राफिक्स, OLE, स्पेल चेक और मेल मर्ज। ये आपके 8 ऑप्शन हैं जिसके मदद से हम लोग वर्ड प्रोसेसर में टास्क परफॉर्म करते हैं। और इसमें क्या होता है कि फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, आपको स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, मेल मर्ज के सारे ऑप्शन जो है आपको वर्ड प्रोसेसर में मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन 51, व्हाट इज टेक्स्ट एरिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्क स्पेस। टेक्स्ट एरिया क्या होता है और आप वर्क स्पेस के माध्यम से क्या समझते हैं। आंसर, टेक्स्ट एरिया द एरिया वेयर वी राइट टाइप द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम लोग टाइपिंग करते हैं। जिस लोकेशन पर टाइप होता है उसको हम लोग टेक्स्ट एरिया कहते हैं। और वर्क स्पेस, इट इज़ द लेआउट ऑफ कमांड इन द स्क्रीन अवेलेबल टू द यूजर। और वर्क स्पेस एक ऐसा लेआउट होता है जहाँ पे हम लोग किसी भी कमांड को परफॉर्म करते हैं, यानी कमांड को सेलेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 52, एक्सपेंड द टर्म WYSIWYG, वाई इज राइटर कॉल्ड WYSIWYG प्रोग्राम। आपका आंसर हो जाएगा WYSIWYG मीन्स वाट यू सी इज वाट यू गेट, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाट यू सी एंड वाट यू गेट। राइटर इज WYSIWYG प्रोग्राम that is the screen show us exactly how our document will look when we print it out। यानी एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपको स्क्रीन पे शो करता है कि एग्जैक्टली आपका प्रिंट आउट कैसे निकलेगा, यानी कैसा प्रिंट आउट निकलने के बाद दिखेगा। ये आपको WYSIWYG बताएगा। नाउ क्वेश्चन 53, डिफाइन द टर्म वर्ड रैप। वर्ड रैप क्या होता है। आंसर, प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। यानी जब कोई भी वर्ड जो है, ठीक है, आप टाइप करते हो और वो लाइन के बाहर चला जाता है या फिर लाइन के बाहर आपको नहीं दिखता है तो वर्ड रैप करेंगे तो आपका वर्ड जो है वो टूट कर नीचे लिखा जाएगा। वर्ड रैप में क्या होता है, यानी वर्ड जो है आपको टूट कर नीचे लिखा जाएगा और इसमें क्या होता है कि आप सारे वर्ड को एक साथ पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 54, डिफाइन मार्जिन, हाउ कैन यू सेट दिस मार्जिन इन ओपन ऑफिस राइटर। आपका आंसर हो जाएगा द मार्जिन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू पेजर एज बाय रूलर लाइन वी कैन सेट दिस मार्जिन इन ओपन ऑफिस राइटर। तो मार्जिन जो होता है वो टेक्स्ट और पेज के एज के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है, और इसको हम लोग रूलर के द्वारा मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। आप जब ओपन ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो आपको स्केल जैसा साइड में बना होगा, वो आपको रूलर कहलाता है और उसी से हम लोग मार्जिन को एडजस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 55, व्हाट आर हेडर्स एंड फुटर्स इन राइटर, वेयर डू दे अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। हेडर्स एंड फुटर क्या होता है राइटर में और ये डॉक्यूमेंट में कहाँ रहता है। आंसर आपका हो जाएगा अ हेडर और फुटर इज अ टेक्स्ट और ग्राफिक्स सच एज अ पेज नंबर, the date or company logo that is usually printed at the top or bottom of each page in a document. Header is printed in the top margin and footer is in the bottom margin। देखिए हेडर और फुटर एक ऐसा टेक्स्ट या ग्राफिक लोकेशन हो जाएगा जहाँ पे हम लोग पेज नंबर, डेट, कंपनी का लोगो वो सब डाल सकते हैं। हेडर जो होता है वो आपको पेज के टॉप में रहेगा और फुटर जो है वो आपको पेज के
बॉटम में रहेगा। ये दोनों लोकेशन पे हम लोग किसी भी तरह का कंटेंट को लिखेंगे। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर एक पेज में आप लिखते हैं तो आपका जितना ही पेज होगा सभी में वो कंटेंट ऑटोमेटिक अपीयर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ हेडर एंड फुटर। नाउ क्वेश्चन 56, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, हाउ इज इट यूजफुल। क्लिपबोर्ड क्या होता है और ये कैसे यूजफुल है। आंसर हो जाएगा द क्लिपबोर्ड इज दैट टेम्पोररी स्टोरेज एरिया विच इज यूज्ड फॉर कीपिंग द कट कॉपी टेक्स्ट ग्राफिक्स। दिस कट कॉपी टेक्स्ट ग्राफिक कैन बी यूज्ड फॉर कॉपिंग पेस्टिंग इट एल्सवेयर। तो क्लिपबोर्ड एक ऐसा टेम्पोररी स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम लोग कट कॉपी किया हुआ जो भी टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है वो स्टोर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग वहीं से किसी भी कंटेंट को दूसरे लोकेशन पे पेस्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन 57, व्हाट इज फॉर्मेटिंग। आंसर हो जाएगा द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। यानी टेक्स्ट का जब जनरल अरेंजमेंट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। क्वेश्चन 58, व्हाट इज कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग क्या होता है। आंसर आपका हो जाएगा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इज कंसर्न्ड अबाउट मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज, टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स एंड टेक्स्ट पोजिशनिंग। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग जो होता है एक ऐसा तरीका हो जाएगा जिसके थ्रू हम लोग किसी फॉन्ट को या फॉन्ट साइज को, टेक्स्ट के पोजीशन को बदल सकते हैं, फॉन्ट के साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट के टाइप को बदल सकते हैं या टेक्स्ट के पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ये सब आपको कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के मदद से होता है। नाउ क्वेश्चन 59, डिफाइन मार्जिन, हाउ डू यू सेट पेज मार्जिन इन राइटर। आपका आंसर हो जाएगा द मार्जिन इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेजर्स एज, बाय रूलर लाइन वी कैन सेट दीज मार्जिन इन राइटर। तो मार्जिन जो होता है वो टेक्स्ट और पेजर के एज से जो डिस्टेंस होगा वो आपको मार्जिन के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। मार्जिन उसी को इंडिकेट करता है और हम लोग रूलर के द्वारा मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं राइटर में। नाउ क्वेश्चन 60, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैराग्राफ इंडेंटिंग एंड पेज मार्जिन। आंसर क्या होगा। पैराग्राफ इंडेंटिंग इज द स्पेस लेफ्ट एट द बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग एनी पैराग्राफ, while page margin is the amount of blank white space at each side। तो पैराग्राफ इंडेंटिंग एक ऐसा स्पेस होता है जो आपको किसी भी पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो छोड़ा जाता है स्पेस, ठीक है। पैराग्राफ इंडेंटिंग में क्या होगा, जब कोई भी पैराग्राफ को आप स्टार्ट करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में आपको जो स्पेस छोड़ा जाता है वो आपको पैराग्राफ इंडेंटिंग कहलाएगा, ठीक है। और जो पेज मार्जिन होगा वो पेज मार्जिन क्या होता है, तो पेज के चारों साइड में जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा जाता है, वाइट स्पेस छोड़ा जाता है, वो आपको पेज मार्जिन कहलाता है। नाउ क्वेश्चन 61, व्हाट इज ऑटो टेक्स्ट, हाउ डू यू एक्सपैंड अ शॉर्टकट टू इट्स बिग फ्रेज। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है और हम लोग शॉर्टकट के द्वारा इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं। आंसर, ऑटो टेक्स्ट फीचर एड्स pre-type phrase through shortcut. In order to type the phrase we just need to type the shortcut and press F3। देखिए, ऑटो टेक्स्ट फीचर्स एक ऐसा फीचर्स होता है जिसमें आपको प्री टाइप्ड फ्रेज रहेगा, यानी पहले से टाइप आपको उसमें फ्रेज टाइप रहेगा। बस आपका फ्रेज का इनिशियल लेटर को लिखेंगे, स्टार्टिंग लेटर को लिखेंगे और F3 दबाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो फ्रेज होगा वो वहाँ सामने अपीयर हो जाएगा। यानी F3 के मदद से हम लोग जो भी इनिशियल आपका लेटर देंगे उस लेटर से स्टार्टिंग जो फ्रेज होगा वो F3 की मदद से हम लोग पेज में इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 62, व्हाट आर टेबल्स, हाउ डू यू इंसर्ट देम इन राइटर डॉक्यूमेंट। टेबल्स क्या होता है और उसे राइटर डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे। आंसर, अ टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रो। We can insert table by selecting tables command from insert menu। तो टेबल जो होता है रो एंड कॉलम्स का अरेंजमेंट होता है, रो एंड कॉलम्स को हम मिलाते हैं तो टेबल बनता है और हम लोग टेबल को इंसर्ट करने के लिए
इंसर्ट मेनू में जाएंगे, उसमें टेबल कमांड होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका नंबर ऑफ कॉलम एंड रो पूछेगा, उसको डालेंगे, आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 63, इन व्हाट सेंस प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल टूल इन वर्ड प्रोसेसर। आंसर आपका हो जाएगा प्रिंट प्रीव्यू इज ए यूजफुल टूल। बाय यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू वी कैन व्यू अ डॉक्यूमेंट टू गेट एन आइडिया एज टू हाउ इट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। तो प्रिंट प्रीव्यू एक ऐसा यूजफुल टूल है जिसके मदद से हम लोग किसी भी पेज का प्रीव्यू देखते हैं। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगा कि हमारा रियल में पेज कैसा प्रिंट आउट होगा, यानी प्रिंट आउट होने के बाद हमारा कैसा पेज दिखेगा उसका आप अंदाज़ा प्रिंट प्रीव्यू से लगा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 64, व्हेन डू यू नीड टू यूज मर्जिंग या स्प्लिटिंग ऑफ सेल इन टेबल। हम लोग स्प्लिट या मर्ज ऑप्शन जो है सेल में, इसको कब यूज करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा व्हेन वी वांट टू कंबाइन 2 और मोर टेबल इनटू 1 सेल then we will use merging option, and when we want to divide one cell into 2 or more table cell then we will use splitting of cell। देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल को आप मिलाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग मर्ज का ऑप्शन यूज करते हैं। जब आपका 2 या 2 से ज़्यादा सेल आपस में मिला हुआ है, उसको अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग स्प्लिट सेल का यूज करते हैं, यानी स्प्लिट सेल ऑप्शन है उसका यूज करते हैं। नाउ क्वेश्चन 65, व्हाट इज मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है। आंसर आपका हो जाएगा मेल मर्ज इज अ टेक्निक टू मर्ज टेक्स्ट एंड एड्रेसेस टू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर। तो मेल मर्ज एक ऐसा टेक्निक होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग किसी भी टेक्स्ट को मर्ज करते हैं उसके एड्रेस के साथ, और हर एक लेटर का या जो डॉक्यूमेंट होगा उसका पर्सनलाइज यानी एक सिंगल पेज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 66, व्हाट इज डेटा सोर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेल मर्ज, गिव एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज फीचर्स। तो डेटा सोर्स क्या होता है मेल मर्ज में, और इसका एडवांटेज हमें लिखना है क्या होता है एडवांटेज। तो डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेस टू बी प्रिंटेड ऑन लेबल्स एंड इनवेलप। देखिए, डेटा सोर्स क्या होता है, एक लिस्ट होता है नाम का या एड्रेस का जो आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में शो करना है। मान लीजिए अगर MS वर्ड में आपको बहुत सारे नेम को शो करना है, ठीक है, अलग अलग इन्वेलप बनाना है, अलग अलग फाइल बनाना है, तो आप डेटा सोर्स में जितने भी बच्चे का नाम होंगे या डेटा होंगे उसको आप कॉपी करेंगे या फिर उसको मेल मर्ज से कनेक्ट करेंगे, तो वो आपको सारा डेटा एक एक पेज में दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो डेटा सोर्स जो होता है वो लिस्ट होता है नेम और एड्रेस का, जो कि हमें लेवल या इन्वेलप पे प्रिंट करना होता है। एडवांटेज क्या है मेल मर्ज का। द मेल मर्ज फीचर्स मेक इट ईजी टू सेंड द सेम लेटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बाय यूजिंग मेल मर्ज वी डोंट हैव टू टाइप ईच रेसिपिएंट्स टू नेम सेपरेटली इन ईच लेटर। वी नीड टू प्रूफ फ्रेड only the main document, and it is economical and save a lots of time. It is one of the fastest way to produce hundreds of personalized letter। तो मेल मर्ज जो होता है एक ऐसा फीचर्स है जिसमें हम लोग एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। इसमें आपको बार बार रेसिपिएंट्स का नाम टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेल मर्ज से वो सारा टाइप हो जाएंगे। इसमें सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीडिंग कीजिए, बस उसको प्रूफ रीडिंग कीजिएगा, वही कंटेंट सारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। इसमें आपको टाइम का बचत होता है, और इसमें एक ऐसा फास्टेस्ट मेथड है जिसके अकॉर्डिंग आप हज़ारों लोग को एक साथ किसी भी मैसेज को भेज सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। नाउ सम शॉर्टकट की, आपका शॉर्टकट की है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ये जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो सभी के लिए ज़रूरी होता है। तो कंट्रोल ए का मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल बी बोल्ड के लिए हो गया। कंट्रोल सी कॉपी के लिए हो गया। कंट्रोल ई सेंटर टेक्स्ट के लिए हो गया। कंट्रोल ए फाइंड के लिए हो गया। कंट्रोल जी स्पेसिफिक पेज के लिए हो गया। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए हो गया। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए हो गया। कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए हो गया। कंट्रोल एल लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए हो जाएगा। कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट के लिए हो जाएगा। कंट्रोल ओ एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करने, जो आपका पहले से सेव डॉक्यूमेंट रहेगा उसको ओपन करने के लिए हो जाएगा। कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए। कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट के लिए।
कंट्रोल एस फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल टी जो इंडेंट होता है उसको घसकाने के लिए या क्रिएट करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल भी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू आप ब्राउज़र को बंद कर सकते हैं शॉर्टकट की द्वारा या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल वाई जो है आपका रीडो के लिए हो गया और कंट्रोल जेड जो है अंडो के लिए हो गया। तो ये सारे आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इससे आपको ज़्यादा संभावना है कि जो भी टर्म 1 या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन मैच हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान सुनेंगे तो आप अपने लैंग्वेज में सारे आंसर को लिख सकते हैं।